नमस्कार। मैं संतोष कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी प्रिय भाइयों को जैसा कि पता है कि हम लोग भारत का भूगोल की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम आज विस्तार से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में आइए देखते हैं। शुरू करते हैं एक नए अध्याय, एक नए दिन के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। कह रहा है कि निश्चित वाहिकाओं चैनल्स के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह या ड्रेनेज कहते हैं। कह रहा है कि निश्चित वाहिकाओं यानी चैनलों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। यानी इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। अब कह रहा है कि अपवाह प्रवृत्ति क्या है। अपवाह प्रवृत्ति क्या है, तो इसके बारे में बहुत सी प्रवृत्तियाँ दी गई हैं। उसके बारे में हम लोग विस्तार से एक एक क्रम से सीक्वेंस से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि समझ में आए। एक नहीं 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आएगा। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं अपवाह की प्रवृत्ति कैसी होती है, डालेंगे नज़र। पहला है पूर्ववर्ती अपवाह, द एंटीसेंडेंट यानी पूर्ववर्ती अपवाह। कह रहा है कि वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व प्रवाहित होती थीं, हिमालय के निर्माण के पश्चात महाखड्ड बनाकर अपने पूर्व मार्ग से प्रवाहित होती हैं। कहने के तात्पर्य कि पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती अपवाह होता क्या है। कह रहा है कि वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व प्रवाहित होती थीं, यानी जब हिमालय नहीं था तब भी ये नदियाँ प्रवाहित होती थीं और हिमालय के निर्माण के बाद भी ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो कहने का मतलब वही है कि वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व प्रवाहित होती थीं तथा हिमालय के निर्माण के पश्चात यानी हिमालय के निर्माण के बाद भी महाखड्ड बनाकर अपने पूर्व मार्ग से प्रवाहित होती हैं। ऐसे ही कुछ नदियाँ हैं, उसको उदाहरण से हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलुज, ये नदियां हैं। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सिंधु नदी, सतलुज नदी, इनको हम लोग पूर्ववर्ती अपवाह के क्षेत्र में रखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला देखते हैं दूसरा नंबर, अनुवर्ती नदियां, कॉन्सेक्वेंट रिवर क्या होती हैं, इनको समझेंगे। वे नदियां जो समान ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। ये बहुत ही आसान लाइन है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाइए। कह रहा है कि वे नदियाँ जो समान ढाल की दिशा में बहती हैं, यानी समान ढाल की दिशा में बहती हैं, अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ हैं। कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत, ये हम लोग नक्शे के माध्यम से समझेंगे। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये जितनी नदियाँ हैं अनुवर्ती नदियाँ हैं। अनुवर्ती का अर्थ वे नदियाँ जो समान ढाल की दिशा में बहती हैं, इनके एक निश्चित ढाल है और ये बहती ही चली जाती हैं। यानी पश्चिमी घाट से इनका उद्गम होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का, और पूर्वी घाट यानी बंगाल की खाड़ी में इनका मुहाना होता है। तो समान ढाल की दिशा में अनुवर्ती नदियाँ बहती हैं। आगे देखते हैं, इसी क्रम में आगे देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि परवर्ती नदियाँ, सब्सिक्वेंट रिवर्स, ये क्या होती हैं। कह रहा है कि चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन आदि नदियाँ गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। गंगा अपवाह तंत्र के परवर्ती अपवाह का उदाहरण है। कह रहा है कि जो चंबल नदी है, सिंधु नदी है, बेतवा नदी है, सोन नदी है, ये गंगा और यमुना नदी में जा करके समकोण स्थिति पर मिलती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परवर्ती नदियाँ। यानी परवर्ती नदियाँ क्या हैं, उदाहरण क्या है कि गंगा और यमुना में जो भी नदियाँ मिलती हैं वो समकोण बनाती हुई मिलती हैं, उसे ही हम लोग परवर्ती नदियाँ यानी सबसिक्वेंट रिवर्स
के नाम से जानते हैं, जो कि गंगा अपवाह तंत्र के परवर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा इसका अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। परवर्ती नदियों को कह रहा है कि वे नदियां जो समकोण पर मिलती हैं परवर्ती नदियां कहलाती हैं। बहुत आसान भाषा में, बिल्कुल 2 लाइन में मैंने आपको समझा दिया। कह रहा है कि वे नदियां जो समकोण पर मिलती हैं, कौन? चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन, ये गंगा और यमुना में आकर समकोण पर मिलती हैं, वही परवर्ती नदियां कहलाती हैं। फिर अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि द्रुमाकृतिक अपवाह, द्रुमाकृतिक अपवाह, डेंड्रिटिक ड्रेनेज, ये क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। कह रहा है कि वह अपवाह जो शाखाओं में फैला हो, जो द्विभाजित हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत हो, उसे द्रुमाकृतिक अपवाह कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग भूगोल की शाखा में, भारत की भूगोल की शाखा में आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपवाह तंत्र, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं बहुत ही आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए, 1 नहीं 2-3 बार इसको देखिए। कृपया करके जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करिए, उसके साथ साथ ये नोट्स अपने नोट में डाउन करिए। नोट डाउन करने से बहुत ही जल्दी आपको समझ में आने वाला है। वीडियो भी देखिए, इसको लिखिए भी। आपको ये एक ऐसा प्लेटफार्म है कि आपको बाहर कहीं से किताबें, कोचिंग संस्थान लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा संपूर्ण जीएस का कोर्स इस प्लेटफार्म पर आपको उपलब्ध है, धीरे धीरे उपलब्ध भी रहेगा। हमें पता है कि अभी इस चैनल पर तकनीकी खामियां हैं, वो बहुत जल्द ही दूर कर ली जाएंगी। ठीक है, आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आइए देखते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि द्रुमाकृतिक अपवाह क्या होता है? डेंड्रिटिक ड्रेनेज। कह रहा है कि वो अपवाह जो शाखाओं में फैला हो, कई शाखाओं में फैला हो, ठीक है, जो द्विभाजित हो यानी 2 भागों में बटा हो तथा उसका आकृति कैसा हो? वृक्ष के समान उसकी आकृति हो, यानी वृक्ष के समान प्रतीत होता हो, उसे द्रुमाकृतिक अपवाह कहते हैं। आसान भाषा में चित्र के माध्यम से समझेंगे कि वृक्ष के समान प्रतीत को द्रुमाकृतिक अपवाह कहते हैं। ये देख सकते हैं कि वृक्ष के समान है, ये 2 भागों में विभाजित करता है। यहाँ से समझेंगे वो अपवाह जो शाखाओं में फैला है, ये कई शाखाओं में फैला है। आप लोग देख सकते हैं कई शाखाओं में फैला है। जो द्विभाजित हो यानी ये यहाँ से 2 भागों में बटा हुआ है, द्विभाजित है, और आकार में कैसा हो? वृक्ष के समान प्रतीत होता हो, तो ये वृक्ष के समान भी प्रतीत है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रुमाकृतिक अपवाह कहते हैं। वृक्ष के समान प्रतीत होता है, उसे द्रुमाकृतिक अपवाह कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, जालीनुमा अपवाह यानी ट्रेलिस ड्रेनेज क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि ये एक आयताकार प्रतिरूप है जहाँ मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती हैं। समझते हैं जालीनुमा क्या है। कह रहा है कि ये एक आयताकार प्रतिरूप है। इसका आकार कैसा है? आयताकार। इसका जो आकार है आयताकार है, जहाँ मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, यानी मुख्य नदियाँ जो बड़ी नदियाँ होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियों पर जब जाकर के मिलती हैं तो समकोण की स्थिति पर मिलती हैं, यानी समकोण की स्थिति बनाती हैं। जैसे जालीनुमा अपवाह तंत्र को हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं फिगर में क्या है। कह रहा है कि ये एक आयताकार प्रतिरूप है। ये देखिए, ध्यान देना, जितने भी विद्यार्थी हैं ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ये एक आयताकार प्रतिरूप है। चित्र के माध्यम से ये एक आयताकार प्रतिरूप है, आयताकार चित्र के समान है। फिर कह रहा है कि जहाँ मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, ये भी एक मुख्य नदी है, ये भी एक मुख्य नदी है, दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती हैं। इसकी जो ये सहायक नदी है, ये तो समकोण की दिशा में मिलते हैं। देखिए यहाँ से ये समकोण, ये नदी आ रही सहायक, ये मुख्य नदी है, दोनों समकोण की स्थिति बना रही हैं, तो सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती हैं और इसे ही क्या कहते हैं? जालीनुमा अपवाह कहते हैं। अपवाह इसी को कहते हैं, ये समानांतर बहती है। आगे देखते हैं हम लोग इसी कड़ी में, आगे देखते हैं 6वां पॉइंट।
कह रहा है कि समानांतर अपवाह पैरेलल ड्रेनेज क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे विस्तार से। कह रहा है कि वो अपवाह प्रतिरूप जिसमें नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हैं समानांतर अपवाह कहलाता है। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान डिफिनेशन है इसकी, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, ना ही ज़्यादा कुछ सोचना है। देखिए कह रहा है कि वो अपवाह प्रतिरूप जिसमें नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, बस हो गया डिफाइन। यानी समानांतर अपवाह क्या है, एक दूसरे के जो नदी हैं वो समानांतर बहती हों, समानांतर अपवाह कहलाता है। देखिए चित्र के माध्यम से समझिए, आप लोग देख सकते हैं ये एक मुख्य नदी है, ये भी मुख्य नदी है, तो ये क्या है, समानांतर बह रही हैं, तो समानांतर अपवाह कहलाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आपका यहीं से पूरा टॉपिक होता है अपवाह तंत्र। एक बार हम लोग सूक्ष्म में, बहुत बहुत माइक्रो में इसको हम लोग समझते हैं कि जो कि आपको बिल्कुल एक लाइन में आने वाला है। हो सकता है कि डेफिनेशन थोड़ा आपको बड़ी लगी हो, लेकिन कहते हैं कि पहले बड़ा चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, फिर उसके बाद शॉर्ट में आना चाहिए। तो अब हम लोग शॉर्ट में देखते हैं छोटे से रूप में जो अभी पढ़ा है। कह रहा है कि पूर्ववर्ती अपवाह यानी वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व प्रवाहित होती थीं तथा पश्चात भी होती हैं। पिछले में भी पढ़ाया है, अभी आपको हमने समझाया है कि पूर्ववर्ती अपवाह क्या होता है, यानी वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व प्रवाहित होती थीं तथा पश्चात भी प्रवाहित होती हैं। यानी हिमालय का निर्माण जब नहीं हुआ था तब भी ये नदियाँ प्रवाहित होती थीं, हिमालय के निर्माण भी हो गया तब भी ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं। अगला देखते हैं दूसरा नंबर अनुवर्ती अपवाह। ये आपका रिवीजन के लिए है, कम समय में बिल्कुल से सटीक जानकारी मिल जाएगी। आपके पास टाइम नहीं है विस्तार से पढ़ने के लिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में 2 लाइनों में। कह रहा है कि अनुवर्ती अपवाह क्या है, ये नदियाँ सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं। कौन, अनुवर्ती नदियाँ, ये सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं। कहाँ पर बहती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में, जो कि पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्वी घाट में अपना मुहाना बनाती हैं। यानी पश्चिमी घाट जो है आपका ऊंचा है और पूर्वी घाट आपका थोड़ा सा डाउन है, यानी समुद्र तल की तरफ नीचा है, उसे ही अनुवर्ती अपवाह कहते हैं। यानी सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, वही अनुवर्ती अपवाह होता है। फिर अगला है प्रवर्ती अपवाह। वे नदियाँ जो समकोण पर आकर मिलती हैं, यानी प्रवर्ती नदी क्या है कि जो मुख्य नदी है और जो सहायक नदी है, जो सहायक नदी मुख्य नदी पर आएगी तो वो समकोण की स्थिति पर मुख्य नदी पर मिलेगी, मुहाना बनाएगी अपना, तो उसे ही प्रवर्ती अपवाह कहते हैं। यानी वे नदियाँ जो समकोण पर आकर मिलती हैं उसे ही हम प्रवर्ती अपवाह कहते हैं। फिर है द्रुमाकृतिक अपवाह, इसको देखेंगे, ध्यान देना ज़रा जितने भी विद्यार्थी हैं। कह रहा है कि जिसका 2 भागों में विभाजन हो तथा वृक्ष के समान उसकी आकृति हो। किसकी, द्रुमाकृतिक की। इसमें 2-3 कंडीशन, इसका आकार कैसा हो, वृक्ष के समान हो, ठीक है, विभाजन कितने भागों में हो, 2 भागों में हो, ठीक है, और कई सहायक नदियां हों, दिखने में वृक्ष के समान हो, वही द्रुमाकृतिक अपवाह कहलाता है। फिर कह रहा है कि जालीनुमा अपवाह, आकार आयताकार एक दूसरे के समानांतर बहती हों। इसका आकार कैसा हो, आयताकार। ये नदियाँ जो हैं, मुख्य नदियाँ जो है एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल बहती हों, उसे हम लोग जाली नुमा अपवाह कहते हैं। फिर है आयताकार अपवाह, इसको समझेंगे, समकोणीय घुमाव व समकोणीय मिलन। यानी इनका जो है ये मुख्य नदियां हैं, ठीक है, दोनों मुख्य नदियां हैं। कह रहे हैं कि समकोणीय घुमाव, इनका जो घुमाव है, जो मिलन बिंदु है समकोणीय स्थिति पर है और दोनों ही नदियों का समकोणीय स्थिति पर है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अपवाह तंत्र भारत के भूगोल में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोट्स बनाएं, वीडियो को पढ़ें, आसानी से आपको और समझ में आने वाला है। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे पढ़ते रहें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।